मेरे सामने भूल कर ये लाना नहीं स्पिनर ये, मेरे सामने भूल कर ये लाना नहीं स्पिनर ये, जुर्म सिर्फ इतना है सबको छक्के मारते हैं। वेलकम टू एंड ऑफ बोर्डम पॉडकास्ट गाइस। आते हैं यस्टरडेज के मैच के बारे में। धमाकेदार मैच हुआ बिटवीन आरसीबी एंड एमआई। हालांकि बीच में तो बिल्कुल लगा कि भाई कब खत्म होगा ये मैच। बट सबसे पहले बिफोर वी डिस्कस व्हाट हैज गॉन रॉन्ग विद एमआई, सबसे पहले आरसीबी की तारीफ तो बनती है और सबसे पहले तारीफ बनती है रापा रजत पाटीदार की इनिंग्स के बारे में। जो मैंने इससे पहले भी कई बार ये चीज रिपीट कर चुका हूं मैं, और फिर से आज करूंगा कि शायद रजत पाटीदार इस समय कंट्री के सबसे डिस्ट्रक्टिव मिडिल ऑर्डर प्लेयर है, इवन बेटर देन श्रेयस अय्यर। जो उनके पास एबिलिटी है एट विल छक्के मारना टू एनीबडी। मतलब स्पिनर्स की हमने पहले बात की थी, लेकिन स्पिनर्स के अलावा भी वो बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होते हैं किसी भी तरह की बॉलिंग के लिए। एंड इट इज जस्ट टू गुड टू सी हाउ ही हैज बीन परफॉर्मिंग फॉर आरसीबी। कल तो शॉर्ट भी चले। कल बस एक व्यक्ति की इनिंग्स पे बहुत क्वेश्चन उठ रहा है, बट सबसे पहले मैं रजत पाटीदार की इनिंग्स के बारे में आपसे राय जानना चाहूंगा। प्रणव, कैसा लगा आपको रजत पाटीदार की बैटिंग? पहले तो हाय एवरीवन। और थोड़ा सा हमारा सेटअप आपको डिफरेंट दिख रहा होगा आज, तो प्लीज़ कमेंट्स पे ज़रूर बताइए कि ये वाला सेटअप आपको बेटर लग रहा है या फिर जो हम यूजुअली करते हैं एक वीडियो मीटिंग पे वैसा वाला सेटअप है। आज हमने अलग अलग स्ट्रीम पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, बस हम स्कोर कार्ड को देख के बात करेंगे, तो देखिए कैसा जाता है। और आए मैच पे तो रजत पाटीदार की इनिंग्स एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, और आते ही इन्होंने जो रनों की छड़ी लगाई थी जब ये आए थे, तो इनिंग्स का मोमेंटम थोड़ा सा स्लो डाउन हो रहा था। एक प्लेयर थे जो थोड़ा स्लो खेल रहे थे, मुझे नहीं पता कौन, मेरे को नहीं पता उनका नाम। बट फिर रजत पाटीदार आए, उन्होंने मारना शुरू किया और उनकी फर्स्ट 11 बॉल्स, मतलब आप सोचिए क्या यूनिक इनिंग्स है। फर्स्ट 11 बॉल्स दैट ही फेस्ड, ही हिट ऑल ऑफ देम फॉर बाउंड्रीज। और उसके बाद ही कोई ऐसी बॉल आई जिसपे वो डॉट या सिंगल लिए। तो आप सोचिए, मतलब ये तो अपना क्रिकेट का वीडियो गेम चालू करके बैठे हुए थे। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद 12 बॉल में 50 करके इस एडिशन के या फिर ओवरऑल ही मतलब शायद आईपीएल की सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी मार देंगे, क्योंकि 11 बॉल में 44 रन्स पे थे रजत पाटीदार। मतलब कैन यू इमेजिन दैट, 400 की स्ट्राइक रेट पे थे वो। और मैं फिर से ये बोल रहा हूँ, मेरे तो समझ से परे हो गया है, हो जाएगा अब और भी, कि अगर रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर इस टीम, भारत की टीम के अंदर नहीं वॉक इन करते, वॉक इन करना चाहिए उनको। क्योंकि जो आप उसी के कंपैरिजन में देखें प्रणव, जो मुंबई इंडियंस की बैटिंग लाइनअप है, उनके जो 3-4 है वो एक्चुअली इंडिया का ही मिडिल ऑर्डर है, जो अभी करंट इंडिया का मिडिल ऑर्डर है। और काफी समय से हमें ये पता है कि तिलक वर्मा स्पिन के अगेंस्ट फंसते हैं। और आप अगर देखेंगे, इसके पहले भी एमआई के गेम में हमने ये बात की, एनालिसिस की थी कि अब ऑफ साइड को उतने फ्लुएंटली एक्सेस कर पाते नहीं है सूर्य कुमार यादव, क्योंकि वो थोड़ा उसमें जो टॉप हैंड का रिस्ट है उसका ज्यादा प्रयोग होता है। तो उनका वो शॉट काफी लिमिट हो गया है, जो ऑफ साइड पे वो अपना यूजुअली थोड़ा हट करके उठा के खेलते थे। वो शॉट लिमिट होने के बाद बहुत ज्यादा वो लिमिट हो गए स्पिन के अगेंस्ट, क्योंकि पहले वो हर तरफ स्पिन को मार सकते थे। अब उनमें वो बात रही नहीं है कि वो मिडिल ओवर में आके ना 20 बॉल में वो 50 वाली इनिंग्स दे सके। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एज हैज कॉट अप विद सूर्य कुमार यादव, एंड तिलक वर्मा हैज टू वर्क ऑन हिज स्पिन गेम, और मे बी जस्ट हैव हिज एंट्री पॉइंट एट 6। बट वो भी जब अगर आपके पास श्रेयस अय्यर एंड रजत पाटीदार जैसे डिस्ट्रक्टिव प्लेयर्स हैं जो हर तरह की बॉलिंग को ऐसे पनिश कर सकते हैं, तो बहुत मुश्किल होगा यार। कंपटीशन इज टू हाई राइट नाउ।
और साथ में मतलब सूर्य कुमार यादव अभी टीम के कैप्टन है, और रजत पाटीदार आरसीबी को कैप्टन करके कैप्टनसी एक्सपीरियंस भी गेन कर रहे हैं। खैर बिल्कुल। वो जब टीम में आएंगे, अगर आते हैं तो डेफिनेटली मतलब कैप्टनसी कैंडिडेट नहीं रहेंगे, बट स्टिल ही विल बी पार्ट ऑफ अ लीडरशिप ग्रुप सिंस वो आईपीएल टीम को लीड करके आ रहे हैं। तो हाँ, डेफिनेटली इंडियन टीम के लिए फायदा होगा अगर रजत पाटीदार और श्रेयस अय्यर को इंक्लूड किया जाता है। एंड डेफिनेटली मेजर अपग्रेड ओवर तिलक वर्मा एंड सूर्य कुमार यादव। तिलक वर्मा को मुझे भी लग रहा है कि जैसे इंडियन टीम ने उनको एक स्मार्टली शिफ्ट किया है डाउन द ऑर्डर, सो दैट ही इज इन अ कंडीशन वेयर ही फेसेस स्पेस मोर। तो मुंबई इंडियंस को भी क्या वो चीज़ सोचनी चाहिए कि हम इंस्टेड ऑफ उनको 3-4 नंबर पे लाके मिडल ओवर्स में स्पिन के अगेंस्ट फंसा के, क्यों ना हम भी उनको मतलब लेटर हाफ ऑफ द इनिंग्स में लाए, मतलब 15th ओवर के बाद उनकी एंट्री कराई जाए, और फिर ताकि वो ज़्यादा पेसर्स को फेस कर सके। तो आई थिंक मुंबई इंडियंस को सोचना होगा कि अपने रिसोर्सेज का कैसे यूटिलाइजेशन करते हैं। बैटिंग ऑर्डर में कुछ चेंज करेंगे या फिर प्लेयर ही चेंज कर देंगे, पता नहीं। बट हाँ, देखना इंटरेस्टिंग होगा तिलक वर्मा का रेस्ट ऑफ द सीजन कैसा जाता है। बिल्कुल। पहले हमने थोड़ा सा ये फ्लिप करते हैं कि हारने वाली टीम जो है एमआई, उस पे ना मैं हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं आज प्रणव, बिकॉज ये हमने दोनों ने ये प्रेडिक्ट किया था कि ये टीम तो सबसे धुरंधर टीम लग रही है इस आईपीएल की। लेकिन ये हम देख रहे हैं एमआई के साथ ट्रेंड पिछले काफी समय से, पोस्ट कोविड आफ्टर 2020, जहां पर उन्होंने अपनी लास्ट चैंपियनशिप अर्न की थी। उसके बाद उनके ये थोड़ा सा प्लान्स उनके थोड़े से बिगड़ गए। और ये चीज सिर्फ तभी नहीं हुई है जब उनके पास अच्छी टीम नहीं थी, उनके पास अच्छी टीम कंसिस्टेंटली रही है, बट वो अपने यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस सही तरह से इस्तेमाल कर नहीं पा रहे। और इसके बारे में मैं आपको मोर मतलब इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपकी क्या राय है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मुझे लग रहा है कि हार्दिक पांड्या की जो कैप्टेंसी है वो मुझे क्वेश्चनेबल लग रही है। अगर आप देखें, कल उन्होंने बहुत सारे टैक्टिकल मिसेस किए। सबसे पहली बात तो मुझे समझ नहीं आया कि जो ये चीज हम सबको पता है, हम तो नॉर्मल फैंस हैं जो टीम को देखते हैं, टीम को चीयर करते हैं, अपनी एनालिसिस देते हैं और वीडियोस बनाते हैं। लेकिन वो तो वहां पे बैठे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स अर्न करते हैं, उनके पास सपोर्ट स्टाफ है, उनके पास डेटा एनालिस्ट बैठे हुए रहते हैं। तो उनको तो ये पता होगा कि जब भी तिलक वर्मा का एंट्री पॉइंट अगेंस्ट स्पिन रहता है तो वो काफी स्ट्रगल करते हैं। ही इवन इन वर्ल्ड कप ही वाज स्ट्राइकिंग एट 100 अगेंस्ट द स्पिनर। आप सोचिए, सिर्फ 160 बॉल खेला था उन्होंने और 60 ही रन बनाए थे। तो वहां पर जो हम इनकी बात कर रहे हैं, तिलक वर्मा, जो कि जिनको ये ऑलरेडी इंडियन टीम ऑलरेडी वो काम कर चुकी है कि आप उनको 6-7 पे खिलाए, जहां पे उनका एंट्री पॉइंट इज अगेंस्ट पेस। तो जब पेस के वो अच्छे हिटर, तो आप क्यों नहीं उस चीज को करेंगे? एक ये वो पहली बात। सेकेंडली, आपको ये भी पता है कि स्काई एंड तिलक जब भी साथ में बैटिंग करते हैं तो वहां पे वो फंस जाते हैं स्पिन के अगेंस्ट मिडिल ओवर में। तो वहां पे आपके पास रदरफोर्ड जैसे हिटर जब थे बैठे हुए और लेग स्पिन कर रहे थे सुयश शर्मा, बॉल अंदर ही आ रही थी, तो फिर आपने क्यों यूज नहीं किया रदरफोर्ड को? रदरफोर्ड को भी आप एंट्री पॉइंट उनका थोड़ा बेटर कर सकते थे, मे बी नंबर 4 में उसको ला सकते थे। यहाँ पे वो टैक्टिकल मिस हो गया। फिर सेकेंडली, जब आपको पता है कि आपके जो जो बॉलिंग अटैक है वो इतना ज्यादा ओवर डिपेंडेंट है ऑन बुमराह, तो आपको जब आप अपने एंट्री पॉइंट्स को बेटर कर सकते थे, क्योंकि जब ट्रेंट बोल ऑलरेडी इतने रनों के लिए जा चुके थे पहले ओवर में, आई थिंक ही वेंट फॉर 16 और 17। जब उसके बाद दोबारा जब ओवर्स उनको ना दे करके खुद ही आ सकते थे, लेकिन वो खुद अपने आप को एंटर करते हैं मिडिल ओवर्स में। फिर सबसे शॉकिंग बात, हर किसी को पता है प्रणव कि जो ये हमारे रजत पाटीदार है वो स्पिन को बॉलिंग समझते ही नहीं है। स्पिन को अगेंस्ट वन गोइंग अराउंड, ही हैज ऑलवेज मेड हिज नेम एज वन ऑफ द बिगेस्ट स्पिन मैशर्स इन द लीग। तो यहाँ पर जब वो आए, 11th ओवर मयंक मार्कंडे को दे दिया। जब पहले मयंक मार्कंडे आए, पहले ओवर में 20 रन खा गए। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि फिल सॉल्ट ने और विराट कोहली ने उनको रन मार दिए। ठीक है, फिर उसके बाद उनको लाया नहीं गया, 2-3 ओवर वेट किया। जब रजत पाटीदार आए तब फिर उनको री इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह की टैक्टिक्स यहाँ पे यूज कर रहे थे हार्दिक पांड्या। थोड़ी सी क्वेश्चनेबल कैप्टेंसी है, और एमआई का मतलब एज अ टीम दे आर नॉट परफॉर्मिंग, इट सीम्स लाइक। आपको क्या लगा एक ऑब्जर्वेशन इस पे?
नहीं, आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। देयर आर सम टैक्टिकल मिसेस, और बीच बीच में मुझे थोड़े से क्लूलेस लगे हार्दिक, जब भी मतलब बाउंड्री वगैरह जाती थी तो अपने बॉलर से ही आर्ग्यू करके दिखते थे कि आप क्या फील्ड लगा रहे हैं। तो ये चीज़ तो मैच से पहले डिस्कस होनी चाहिए कि भाई बॉलिंग प्लान्स क्या है और उसके अकॉर्डिंग फील्ड्स क्या है। तो वो मुझे थोड़ा सा मिस लगा। एक दूसरा, मैं जब इनका प्लेइंग 11 और लाइनअप दिख रहा हूँ, मेरे को थोड़ा थोड़ा इनमें सी एस के सिंड्रोम दिख रहा है। आप पूछेंगे सी एस के सिंड्रोम क्या होता है? सी एस के सिंड्रोम होता है कि टीम की एज थोड़ी थोड़ी आपको ज्यादा लगने लगती है। अगर आप देखें इस लाइनअप में, तो बिल्कुल सही। रायन रिकल्टन, तिलक वर्मा और नमन धीर, इनके अलावा मुझे कोई भी अंडर 30 नहीं दिख रहा है इनकी टीम में। आप बिल्कुल। देखिए इन टीम में सारे सारे प्लेयर्स मतलब एट द लेटर हाफ ऑफ देयर करियर्स हैं। तो हम्म क्या इनमें मतलब अगर सीएसके वाला 30 के थोड़ा सा और पार बस है रहा है? तो वो सीधे 35 के पार है सारे। सिर्फ अगर आप हाँ। हार्दिक पांड्या को एक्सक्लूड करें और जसप्रीत बुमराह को एक्सक्लूड करें, दे बोथ आर 32 और 33, एंड other apart from that everyone else is almost touching 35। सूर्य कुमार यादव 35 साल के हैं। आपके बाकी सारे जो मतलब रोहित शर्मा इज क्लोजिंग 40, मतलब अगले साल वो 40 साल के हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये भी इनका एक वरिंग साइन है कि अभी धीरे धीरे ना ये टीम भी ट्रांजिशन के बहुत करीब आ रही है। हाँ तो जी, और जब ट्रांजिशन करने के लिए इनको प्लेयर्स एकदम होलसेल चेंजेस करने पड़ेंगे, मेरे को लग रहा है जब भी नेक्स्ट ऑक्शन आएगा तब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किसको रिटेन करते हैं। और अगर आप यंगर साइड पे देखें, जो इनके प्लेयर्स हैं, क्या उनमें इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं? लास्ट ईयर जो इनके लेफ्ट आर्म पेसर थे अश्विनी, वो इवन प्लेऑफ्स के मैच खेले थे, और इस सीजन हमने देखा है कि उनके ऊपर ट्रेंट बोल्ट को प्रेफर किया जा रहा है, इवन दो ही इज गोइंग फॉर सो मेनी रन्स। और आप ट्रेंट बोल्ट को जब खिला रहे हैं तो उनकी स्ट्रेंथ क्या है? उनकी स्ट्रेंथ क्या है कि पावर, मतलब ट्रेंट बोल्ट का रिकॉर्ड क्या है आईपीएल में? उनका यही तो रिकॉर्ड है कि फर्स्ट ओवर में हाईएस्ट विकेट टेकर है वो आईपीएल में। आप उनसे फर्स्ट ओवर ही नहीं करा रहे हैं। तो ऐसे बंदे को खिलाने का क्या फायदा जिसका जो यूएसपी है वो फर्स्ट ओवर में विकेट निकाल के देना है? आप उनसे फर्स्ट ओवर नहीं करा रहे हैं। ये इनका कौन सा फोर्थ या फिफ्थ मैच था आज जाके इन्होंने कराया फर्स्ट ओवर ट्रेंट बोल्ट से? उससे पहले करा ही नहीं रहे थे। कराए नहीं और रहे थे। जसप्रीत बुमराह का हम देख रहे हैं कि वो भी विकेटलेस गए हैं सारे गेम्स में। ये एक यूनिक बात है। मतलब जसप्रीत बुमराह से कौन एक्सपेक्ट करता है कि इतने गेम्स निकल गए, एक विकेट नहीं ले पाए? और उसका भी मुझे रीजन लगता है कि उनको भी बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है अटैक में। उनको भी फिफ्थ सिक्स्थ ओवर में लाया जाता है, और तब तक जो ओपनिंग बैट्समैन होते हैं जो पावर प्ले खेल रहे होते हैं, वो 4-5 ओवर में जितने उनको रन चाहिए वो बटोर लेते हैं। और जो लास्ट ओवर जसप्रीत बुमराह डालने आते हैं पावर प्ले का, तो बस वो उनको मिल्क करके निकाल देते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी अपना रही है टीम्स उनके अगेंस्ट, जहां वो बुमराह को अटैक ही नहीं कर रहे हैं। आप देखिए उनकी इकोनॉमी रेट कितनी अच्छी है बाकी बॉलर्स के मुकाबले, बट इट इज नॉट बीइंग फ्रूटफुल क्योंकि वो विकेट्स नहीं ले पा रहे। तो बाकी बॉलर्स की इकोनॉमी रेट ऐसी शूट अप कर जा रही है कि अदर टीम्स आर गेटिंग हाई टोटल्स अगेंस्ट एमआई। तो उनको देखना होगा कि जसप्रीत बुमराह को थोड़ा सा बेटर यूटिलाइज करें। और ट्रेंट बोल्ट की अगर आप उनकी जो स्किल है, जो स्ट्रेंथ है, उसका आप फुल यूज नहीं ले रहे हैं, तो उनको खिलाने का फायदा नहीं है। उनकी जगह आप अश्विनी को खिलाइए, और फिर आप मे बी एक और बैट्समैन इंट्रोड्यूस कीजिए, या फिर कोई और बॉलिंग ऑप्शंस आप चेक कीजिए अपने इंटरनेशनल फोटे जो आपके पास उसमें है। बिल्कुल, मतलब ये पता नहीं विल जैक्स अभी कहाँ पे है, क्योंकि हाँ, वो डगआउट में शायद भी नहीं जुड़ी दिख रहे नहीं है। वो। हाँ, जुड़े नहीं है हाँ। टीम के साथ। और ये एक वो रहता है कि अगर आप ट्रेंट बोल्ट को हटा करके मे बी विल जैक्स को इंट्रोड्यूस करें, लेकिन फिर तो आपकी बॉलिंग और ज्यादा मतलब वो हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी हार्दिक पांड्या ओपन द बॉलिंग विद जसप्रीत बुमराह, या आप जसप्रीत बुमराह को पूरी तरह से मिडिल और बैक हाफ के लिए रिजर्व करके रखेंगे। देन who is the one that gives them that wicket taking option at the front? बिकॉज आज भी बैकअप में 57 रन ही स्कोर किए एमआई ने, मतलब सॉरी आरसीबी ने अपने फाइनल 5 ओवर्स में। उन्होंने भी मोमेंटम लूज कर दिया। तो यहाँ पर ये सोचने की जरूरत है कि जसप्रीत बुमराह और ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह तो डेथ पे अच्छे हैं ही, लेकिन ट्रेंट बोल्ट भी डेथ में अच्छा अपना यॉर्कर्स नील कर पा रहे थे। लेकिन फ्रंट में जो वो विकेट लेने की कैपेबिलिटी है वो आई थिंक ट्रेंट बोल्ट लूज कर चुके हैं, क्योंकि पहले उनकी जो स्विंग होती थी वो एट पेस होती थी, वो 140 की ऊपर डालते थे। तो उनकी जो फुल बॉल है वो जब लेट स्विंग करती थी तो बहुत मुश्किल होता था। कल हमने देखा कि बॉल अंदर की तरफ आई, बट बहुत इजीली विराट कोहली ने उनको फ्लिक कर दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से चौके के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें टू वरी है। आई थिंक दे विल हैव अ हार्ड टाइम गोइंग फॉरवर्ड। और अगर आप देखें प्रणव, ये हो रहा है कि तीन जो टीम सबसे नीचे लगी हुई है, ऑल ऑफ देम कंबाइंड हैव 13 ट्रॉफीज आउट ऑफ द 18 ट्रॉफीज इन आईपीएल। यस। तो दैट इज लाइक काइंड ऑफ वरिंग साइंस फॉर द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द आईपीएल, क्योंकि कल कहीं ना कहीं लगा कि इंटेंट भी निकल गई थी इनके
ये यहाँ से। और रोहित शर्मा का क्या लग रहा है आपको, मतलब कल तो रिटायर्ड होके चले गए, क्या लगा उनको, इतने फिट होके भी आए, पतले होके आए हैं, लेकिन फिर भी उनका लग रहा है कि कुछ मतलब फिर हैमस्ट्रिंग इश्यूज हो गया, जिसके चलते उनकी काफी समय से ये प्रॉब्लम रही है, फिर से इसको हैमस्ट्रिंग हो गया है इंजरी। तो क्या कंसर्न्स होने वाली है अब एमआई के लिए? आई थिंक क्या एज के साथ साथ आप देखिए इंजरीज की चांसेस बढ़ जाती हैं डेफिनेटली। और मतलब साथ में उन्होंने वेट लूज किया है, तो जब भी आप वेट लूज करते हैं तो फैट के साथ साथ मसल लॉस भी होता है। बट आई थिंक इनके पास इतने अच्छे ट्रेनर्स और सारे न्यूट्रिशनिस्ट और ये सब इनके एक्सपोजर पे हैं, तो आई थिंक ही कैन मेक यूज ऑफ देम। और कोई और ही रीजन होगा कि उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी रिकर कर गई है, वो तो मतलब न्यूज़ के लिए वेट करना होगा हमें कि एक्सटेंट ऑफ द इंजरी क्या है। क्योंकि मैच में उनको जरूरत पड़ रही थी लास्ट में, इवन मिच सेंटनर और रदरफर्ड जब मार रहे थे तो उसके बाद एक विकेट गिरने के बाद फिर भी आ सकते थे। खैर गेम मतलब ऑलमोस्ट गॉन हो गया था, बट तब भी मतलब पैडेड अप नहीं दिखे एटलीस्ट। तो मतलब वापस आने की अगर हालत में नहीं थे तो माइट बी अ सीरियस इंजरी। और फिर उनको देखना होगा कि उनकी जगह पे ओपनिंग पोजीशन कौन कौन ले सकता है उनकी जगह। बिल्कुल, अभी ये चीज देखना पड़ेगा कि कौन उनके ओपनिंग पेयर हो सकता है। एंड ये लोग क्या करते हैं आगे जाके, क्या सूर्य कुमार यादव भी ओपन करते हैं रैन रिगल्टर के साथ, एंड देन विल जैक्स नीचे आते हैं, और क्या किस तरीके से अभी आगे बढ़ते हैं, देखना इंटरेस्टिंग होगा। इफ रोहित शर्मा इजंट अवेलेबल फॉर एटलीस्ट, मेरे को लगता है अगर हैमस्ट्रिंग इंजरी है तो मे भी ऐसा हो सकता है कि अगले 2 मैच के लिए तो अवेलेबल ना हो, एटलीस्ट लाइक 2 हफ्ते का तो रिकवरी लग ही जाता है। हम कोई स्पोर्ट्स साइंटिस्ट है नहीं, बट बिफोर दिस ऑल्सो दूसरे प्लेयर्स को जब हुआ है तो टाइम लिया उन्होंने रिकवर करने के लिए। बट अब आ जाते हैं भाई, जो चैंपियन हुए हैं, चैंपियन टीम पिछले साल रही थी, इस बार भी चैंपियंस की तरह खेल रही है, कल तो ताबड़तोड़ शुरुआत। फिल शॉर्ट की जगह हम लोग कह रहे थे कि लेके आओ भैया हमारे जो वानखेड़े के, पिछली बार जो वानखेड़े में खेला था बहुत बढ़िया, उनको लेके आ जाओ, क्या नाम है उनका, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। बैथल, जेकब बैथल। जेकब बेथल। जेकब बेथल को लाने की बात हम लोग सोच रहे थे, और हम लोग कह भी रहे थे कि जेकब बेथल ओपन कर सकते हैं, और फिल शॉर्ट के साथ मतलब आई मीन विराट कोहली के साथ वो अच्छा पैरअप करेंगे राइट लेफ्ट। बट आरसीबी ने भरोसा दिखाया, क्योंकि फिल शॉर्ट उनके लिए वन ऑफ द मेजर इम्पैक्ट प्लेयर्स रहे थे लास्ट ईयर की विनिंग मतलब साइकिल में। तो यहाँ पर फिर से उन्होंने उनको बैक किया, और आज उन्होंने करके दिखाया कि भाई वो अपने लय में लय पकड़ा उन्होंने, और कल बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। विराट कोहली भी बहुत अच्छे लग रहे थे इन पावर प्ले। देन आफ्टर दैट वो स्लो डाउन कर गए, उन्होंने कोशिश कर रहे थे, बट उनकी बॉल की मिडल नहीं हो रही। तो आपको क्या लगा विराट कोहली को रिटायर आउट करना चाहिए था? मुझे तो लग रहा था कि जिस तरीके से बाकी लोग खेल रहे, कहीं आकर के उनको ना बोले, बट मुझे पता था कि वो नहीं कर सकते, बिकॉज मतलब ये चीजें लोग ट्विटर में जरूर बोलेंगे। मुझे तो लग रहा था कि आपको याद होगा एक मीम आता था पहले कई बार, कि जब विराट कोहली ने कोई स्लो इनिंग्स खेली होती थी तो एक टर्टल का एक टर्टल रहता था उसके ऊपर, विराट कोहली की शक्ल डाल के बोलते थे, ट्रस्ट मी ब्रो द पिच वाज स्लो। तो मुझे लग रहा है कहीं वही मीम वापस रिसर्फेस ना हो जाए, मुझे लग रहा था। बट ये हुआ कि सब लोग अभी सेल्फिश नॉक बोलने लगे हैं, जो मतलब ये होता ही है, ट्विटर में वॉर्स होते रहते हैं, बैंटर चलता है। लेकिन आई थिंक कल विराट कोहली खुद भी रियलाइज कर गए थे कि उनकी स्लो हुई है इनिंग्स, तो उन्होंने 50 मारने के बाद अब बैट भी रेस नहीं किया, और जाकर के जब वो डगआउट में पहुंचे उन्होंने अपना हेलमेट वेलमेट सब थ्रो कर दिया था। और मतलब ये थोड़े से अपसेट थे खुद से ही, क्योंकि अपने स्टैंडर्ड्स हाई वो करते हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा मल्टीपल जगहों से अलग अलग खबरें पता चल रही, कोई कह रहा है कि उनको एंकल में कोई इंजरी है, कोई कह रहा है कि उनका जो फीवर था 2 दिन से, जो कमेंट्री में रवि शास्त्री भी कह रहे थे उनको शायद 2 दिन से फीवर है। तो यहाँ पे वो है, बट साइमन डूल ने 2 बार कमेंट्री में मेंशन कर दिया कि रजत पाटीदार कैन आस्क कोहली टू स्टेप आउट इफ ही कैन नॉट अप हिज इंटेंट, और ऐसा कुछ अप हिज गेम, ऐसा करके कुछ कुछ कमेंट्स पास कर दिए थे। तो तो यहाँ पे चिंता का विषय नहीं है, मुझे लगता है कि क्योंकि विराट कोहली इस मतलब इनिंग्स को इस तरह से खेलते हैं ना, 135 और 140 के स्ट्राइक रेट से, हालांकि 10-15 रन और बनने चाहिए थे उनके, ठीक है। 150 के स्ट्राइक रेट से तो वो जा ही सकते हैं, पिछले 2 साल से कर भी रहे, इंटेंट उनकी पूरी थी। ये मुझे लग रहा है कि उनका कल दिन नहीं था, इसीलिए उनसे वो हुआ नहीं। लेकिन यही चीज हमने आरआर के अगेंस्ट देखा कि अगर
विराट कोहली एक एंड बांध के रखते तो बाकी जो ये जो 300 250 के स्ट्राइक रेट से खेलने की कैपेबिलिटी रखने वाले बाकी लोग हैं वो लोग उनके अराउंड बहुत अच्छे से खेल सकते हाँ डेफिनेटली। और आई थिंक जो भी इंजरी की रिपोर्ट्स हैं वो डेफिनेटली आई वुड इम्प्लोर कि प्लीज वेट कीजिए ऑफिशियल स्टेटमेंट का। मेरे को भी मतलब ब्रॉडकास्ट में दिखा था शायद अपनी एंकल पे थोड़ा सा वर्क करा रहे थे वो आउट होने के बाद, और फिर फील्डिंग करने भी नहीं आया, तो डेफिनेटली मतलब समथिंग वाज नॉट राइट। नहीं तो विराट ऐसे प्लेयर नहीं है जो कि मतलब एक खराब इनिंग की वजह से फील्डिंग इनिंग से बैकआउट करेंगे। तो मे बी समथिंग टू लुक फॉर। और हाँ मैं भी सहमत हूँ कि मतलब एक इनिंग्स ठीक है नहीं चली, कल काफी डिफिकल्ट कंडीशंस थी सारे प्लेयर्स के लिए। हम कल देखें मैच लगभग 5 घंटे चला है, और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा ब्रेक्स या ऐसा कुछ इंजरी इंजरी ब्रेक्स या फिर कोई बारिश वारिश का डिले या ऐसा कुछ हुआ है, बट स्टिल ऑलमोस्ट 5 घंटे चला है मैच। तो मे बी डिफिकल्ट कंडीशंस फॉर एवरीवन, तो उसमें और थोड़ा बहुत स्ट्रगल स्पेशली किए विराट फॉर कोहली या। लाइक न्यू एंट्री इन द आरसीबी बॉलिंग लाइनअप रसिक दर सलाम जिनकी हम लोग बात कर रहे थे, इनकी नहीं बट हम तो मंगेश यादव की बात कर रहे थे, मे बी बहुत ज्यादा वो नहीं कर रहे तो इनको लेके आए थे। इनकी बॉलिंग एक्चुअली अच्छी रही लेकिन ये एक ही ओवर में प्रणव 12 मिनट का वो ओवर चला है, 12 से भी ज्यादा मतलब शायद 15 मिनट के आसपास ओवर चला है। उस ओवर में वो हर बॉल डालने के बाद नीचे लेट जा रहे थे और सारे मतलब सपोर्ट स्टाफ आके वो मतलब पट्टी कर रहे थे। आप सोचिए कि ऑन एयर वो बोल रहे हैं कि भैया मतलब कितना टाइम टाइम चलेगा भाई, अगर तुम ओवर कंप्लीट नहीं कर सकते हो तो लेट समवन एल्स फिनिश योर ओवर, है ना। हाँ और डेफिनेटली एक बॉल के बाद अगर आपको इशू हुआ ठीक है आपने ट्रीटमेंट लिया, बट सेकंड बॉल से जब जब उनको वापस से क्रैम्प फील हुआ तो उसके बाद आई थिंक कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। आई थिंक उन्होंने कितने पूरा ओवर डाल दिया था शायद उसके बाद, वहाँ पूरा पांच ओवर बॉल उसके बाद डाली थी उन्होंने हाँ। डाला एंड देन उसके बाद फिर वाइड्स की रिव्यूज पे रिव्यूज हो रही थी। और मतलब यहाँ पे बहुत एक्चुअली बड़ा कंसर्न है, मैंने बाद में रिसर्च किया है कि मोस्टली जो आईपीएल की व्यूअरशिप है ये मतलब ग्लोबलाइज करना चाहते हैं लोग। मतलब नाउ दे वांट टू टेक द बिजनेस टू द ग्लोबल लेवल टू अपीज द ऑडियंसेस इन यूरोप एंड मे बी यूरेशिया एंड अमेरिकाज। वहां पे इसको मतलब पॉपुलराइज करना चाहते हैं क्रिकेट लीग्स को। तो अगर आप वहां पे कर रहे हैं तो वहां पे छोटे स्पोर्ट्स की चलती है ज्यादा। तो आप वहां सोचिए जो क्रिकेट की सबसे बड़ी लीग है वो 5-5 घंटे मैच चल रही है, तो कैसे आप मतलब उसको मार्केट कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये गेम के लिए अच्छा नहीं है कि अगर आप मतलब एक T20 इनिंग्स को जो कि एकदम मरी हुई इनिंग्स है, मतलब ऐसा नहीं था कि अगर बॉल डलती तो मुंबई से चेस कर लेती। मुंबई का तो बीच में इंटेंट ही गायब हो गया, ऐसा लग रहा था कि वो लोग बस सिंगल ले रहे हैं या सिंगल ले ले रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं मारने की बट लग नहीं रही है उनसे। और ये सब लोग ऐसा लग रहा है इंडिविजुअल ग्लोरी के लिए खेल रहे हैं एमआई की तरफ से। तो वो तो अलग बात है, उसका कंसर्न बाद में बात किया जा सकता है। लेकिन मुझे ये कंसर्न लग रहा है कि अगर इस तरह से हुआ तो दिस विल नॉट बी पैलेटेबल फॉर द वेस्टर्न ऑडियंस। डेफिनेटली। और मतलब कुछ उनको कंट्रोल्स लाने चाहिए प्लेस में कि एक तो वाइड रिव्यूज को अभी मैंने देखा है कि बहुत सारी चीज़ों के लिए वो बैकग्राउंड चेक्स करते हैं, जैसे कि रन आउट चांसेस और बाउंड्री 4 या बाउंड्री 6 को चेक करने के लिए बैकग्राउंड में चेक करते हैं ताकि प्रोसेस जल्दी हो टाइम ना लगे। तो सेम सेम थिंग वाइड के लिए क्यों नहीं कर लेते हैं वो, जैसे कि थर्ड अंपायर नो बॉल चेक करता है और उसके पास ग्राफिक्स का ऑप्शन होता है, तो वाइड भी थर्ड अंपायर चेक कर ले में फटाफट, तो फिर हम्म। उससे काफी काफी स्पीड अप होगा गेम। और जो वाइड के रिव्यू का जो वो है मतलब कि रिव्यू ले या नहीं ले, और हमने देखा था कि आरसीबी इनिंग्स में दोनों वाइड कॉल के लिए विराट कोहली ने रिव्यू लेके दोनों रिव्यूज बेसिकली वेस्ट कर दिए थे आरसीबी के वाइड कॉल्स के लिए। और फिर लास्ट में तो खैर उनके रन्स बन गए, बाई चांस अगर रन नहीं बन रहे होते और कोई क्रूशियल डिसीजन उनके अगेंस्ट जाता तो दिक्कत हो सकती थी। तो आई थिंक वो इनको देखना चाहिए कि वाइड कॉल्स भी थर्ड अंपायर की तरफ दे दिए जाए और थोड़ा गेम को स्पीड अप किया जाए। हाँ। और ये आप शर्फिन रदरफोर्ड की इनिंग्स के बारे में क्या कहेंगे? वाज इट जस्ट बिकॉज कि आप मैच हवा में हो गया था तो वो रोमारियो शेफर्ड को बॉल देते हैं फाइनल ओवर करने के लिए, वहां पे वो मार देते हैं, शायद 28 रन के आसपास मारते हैं उस ओवर में। और वो दिखाते हैं कि पावर हिटिंग की कैपेबिलिटी है उनकी, तो क्या उनकी एंट्री पॉइंट को रीएडजस्ट करना चाहिए एमआई को? आई थिंक डेफिनेटली हाँ, तिलक वर्मा को मेरे को लगता है कि थोड़ा सा डिमोट करके मैं तो शर्फिन रदरफर्ड तक नहीं जाऊंगा, मैं कहूंगा इवन हार्दिक पांड्या इज गुड इनफ। अगर मिडल ओवर्स में उनको स्पिन के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस किया जाए तो जो इम्पैक्ट रजत पाटीदार देते हैं आरसीबी को कि दूसरी टीम को सोचना पड़ता है कि आप स्पिनर के ओवर रोके की कराएं,
तो आई थिंक सेम इम्पैक्ट हार्दिक पांड्या भी दे सकते हैं, कि वो भी काफी डिस्ट्रक्टिव है स्पिन के अगेंस्ट। मेरे को बट लग वो रहा है कि आए थे, जितने बट भी उस अब लेवल की हिटिंग कर नहीं पाए कल, मतलब वो तब क्योंकि तक वो एक काफी अंडर प्रेशर हो जाते हैं, मेरे को ये लगता है अगर वो थोड़ी सी एक पोजीशन ऊपर आएंगे, थोड़ा सा गेम बनाने का चांस होगा उनके पास, तो आई थिंक ही विल फ्लरिश। ये अब इंटरेस्टिंग होगा देखना, क्योंकि मेरे हिसाब से क्या मतलब हार्दिक पांड्या करते हैं मोस्टली, जो उनका बैट स्विंग है ना, तो वो बहुत ज्यादा अंडर नहीं आ पाते, उनका फ्लैट जाता है छक्का, तो कई बार कैच हो जाता है। मतलब अगर स्पिनर को भी मारते हो, कभी कभी उनको उस लेवल का एलिवेशन नहीं मिलता, क्योंकि स्ट्रेंथ तो उनके पास भी है। लेकिन रजत पाटीदार का जो मतलब वो है ना, कि क्योंकि ही इज अ लिटिल शॉर्टर, तो फिर वो बहुत ही इजीली अंडर द बॉल आकर के उसको एलिवेट करते हैं और मारते हैं। कल तो मैं बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ। मैं तो अब थोड़ा सा, अब हल्का हल्का मैं आरसीबी फैन बन गया हूँ प्रणब। मैं सोच रहा हूँ कि मिडवे टूर्नामेंट में अपना क्लब बदल के आरसीबी का शर्ट पहन के बैठ जाऊँ आरसीबी के मैचेस के रिव्यूज के लिए। तो ऑल इन बट ऑल फिर अ गुड आरसीबी गेम फॉर आरसीबी आरसीबी। फैंस जैसे बात मत कीजिएगा फिर ट्विटर पे पर। हाँ, मतलब वो चीज मैं नहीं कर सकता हूँ, वो टॉक्सिक फैन। मैं मोस्टली टीम का फैन होता हूँ। इट्स नॉट दैट कि एक प्लेयर। मैं विराट कोहली का फैन रहा हूँ, मतलब 18 साल से मैं विराट कोहली का फैन रहा हूँ, बट आरसीबी का कभी फैन नहीं रहा हूँ। मुझे बस ये था कि एक बार तो जीतना चाहिए, बिकॉज विराट कोहली डिजर्व्स टू विन एटलीस्ट वंस। इतने बड़े प्लेयर है भाई, इतने बड़े महारथी है, तो बुरा लगता है कि उनके पास एक आईपीएल ट्रॉफी नहीं है। बट अब वो भी चेक बॉक्स हो गया है, तो इसीलिए मैं अब उनको ज्यादा सपोर्ट करता नहीं था। बट मुझे मैं आई बिकम अ फैन ऑफ द वे रजत पाटीदार हैज बैटेड। सो all in all, a good game from for RCB. A lot of positives, even the way Suyash Sharma has performed, the way Kunal Pandya is performing. भाई मतलब कुणाल पांड्या क्या कर रहे हैं भाई, उनको तो मतलब वो बुमराह बन गए हैं उधर के। क्या है भाई मतलब आपने देखा कुणाल पांड्या का स्पेल देखा आपने? 6.5 की हाँ इकोनॉमी मतलब है भाई, उनको 240 का उनके जो चेज है। अभी लेके लेके आए हैं, जो ये नए टैक्टिक्स लेके आए हैं कि शॉर्ट बॉलिंग और फास्ट बॉलिंग जो डालने लगे हैं बिना रनअप के। एक तो थोड़ा सा मतलब मैं पिछले स्ट्रीम में भी कहा था कि ये इसको चेक करना होगा कि लीगैलिटी ऑफ हिज एक्शन। बट अगेन आई विल वेट फॉर, मतलब अगर कुछ कंसर्न होता है तभी मैं कमेंट करूंगा। बट बैट्समैन के पास अभी है नहीं कुछ भी जवाब। मतलब इनके जो ब्रदर है हार्दिक पांड्या, वो इनको कितना खेले होंगे आप सोचिए। बचपन में साथ में ही खेलते होंगे और मुंबई इंडियंस में इतने साल में एक साथ थे। उनके पास भी कोई जवाब नहीं था उनकी शॉर्ट बॉलिंग का। शॉर्ट बॉल को लीव कर रहे थे, और जो उनकी चेस्ट हाई तक बॉल थी उसको भी अटैक नहीं कर रहे थे, सिंगल्स के लिए जा रहे थे। तो अभी बैट्समैन के पास कोई जवाब है नहीं, तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सीजन में कोई बैट्समैन क्या काउंटर कर पाता है इनकी पेस को। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, यार कुणाल पांड्या बहुत ही इंप्रेसिव लगे हैं भाई। मतलब ये भी दावेदारी पेश कर रहे हैं कि भाई मेरी एज हो गई है, लेकिन मैं स्टिल वन ऑफ द मोस्ट वेल वर्स्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड एक डिफेंसिव लेफ्ट आर्म स्पिनर हूँ। तो अभी फिर भी मैं मुझे नहीं लगता है कि उस लेवल पे अभी, मतलब अभी अक्षर पटेल को कोई रिप्लेस कर सकता है। हालांकि अक्षर पटेल की भी बैटिंग बहुत ही वो फुल फॉर्म से गुजर रहा है, बट जो भी है, मतलब देखना इंटरेस्टिंग होगा इनको भी। ऑल इन ऑल वेरी गुड साइंस फॉर आरसीबी। मतलब आई थिंक दे आर इन अ वेरी गुड पोजीशन नाउ टू डिफेंड देयर टाइटल। सो गुड टू सी आरसीबी डूइंग ग्रेट थिंग्स वंस अगेन। एंड और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। और क्योंकि हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज थोड़ा सपोर्ट दिखाइए और कमेंट्स करके बताइए कि हम कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।